क्या होगा जब शहर में लोग मरने लगे और सीरियल किलर ने पुलिस की नाक में दम कर दिया हो। आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री पर होने वाली है जिसका नाम है आर्यन और ये आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में एक इंटरव्यू का सीन दिखाते हैं जहां नैना नाम की रिपोर्टर एक्टर कैलाश से कहती है कि हम इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे ऊपर जो फ्रॉड का केस लगा है वो सच है या नहीं। इस पर कैलाश कहने लगता है कि ये सब मीडिया वाले मुझे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। अब कैलाश ये सब कह ही रहा होता है, तभी अचानक ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि तुम सबको बेवकूफ समझते हो, अरे तुम्हें तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं आती। जिस पर कैलाश को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी जो कैलाश की बेइज्जती कर रहा था वो गन निकालकर कैलाश के पैर पर शूट कर देता है। ये देखते ही यहाँ सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी वे आदमी कहता है आप लोग शांत हो जाइए, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं। तब नैना उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो, अरे तुम्हें तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उस कैलाश के पैर से खून बह रहा है। तो वह आदमी कैलाश से कहता है कि तुम एक्टर हो इसलिए इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ये लो रुमाल और इसे पैर पर बांध लो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। फिर वह आगे कहता है कि यहाँ एक इंसान की मौत होगी और कोई भी उसे टाल नहीं सकता। वहीं हम देखते हैं कि इस घटना के बारे में पुलिस को पता चल गया है, इसलिए वो लोग तुरंत स्टूडियो के बाहर आ जाते हैं और कमिश्नर ने ये मामला संभालने के लिए इंस्पेक्टर कबीर को दे दिया था। फिर कुछ ऑफिसर यहाँ सिक्योरिटी वाले से पूछते हैं कि वह आदमी आपके स्टूडियो में गन लेकर कैसे चला गया, पर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को भी कुछ नहीं पता था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ शहर में कुछ लोग टीवी देख रहे थे और उस प्रोग्राम में उस आदमी की आवाज सुनकर एक लड़का बहुत ही घबरा जाता है। वह तुरंत अपना सामान पैक करके वहाँ से भागने लगता है, यानी इस लड़के का उस आदमी से कोई न कोई कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कनन के आदमी को कॉल करके कहता है कि भाई जिस आदमी ने तुमसे दवाई ली थी वो पागल तो टीवी पर गन लेकर खड़ा है। तो कनन अपने आदमियों से कहता है कि दुकान बंद करो और यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाओ, पता नहीं अब क्या होने वाला है। फिर यहाँ स्टूडियो में नैना पूछती है कि तुम किसे मारने वाले हो, तो वो कहता है कि उसका नाम असगर है। तब डायरेक्टर हेडफोन से नैना को कहते हैं कि तुम चुपचाप उसे अपनी बातों में लगा कर रखो और पुलिस कभी भी हमारी मदद करने आती होगी। फिर स्टूडियो के बाहर तो इंस्पेक्टर कबीर तुरंत ही उस ऑफिस का पूरा नक्शा मंगवाता है और वो लोग अंदर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ वह आदमी अपनी लिखी हुई 4-5 किताबों के बारे में बताता है और नैना से पूछता है कि क्या तुमने उन किताबों को पढ़ा है। नैना कहते है कि नहीं सर, मुझे उन किताबों के बारे में नहीं पता था, क्या आप कोई राइटर हैं? तो वह आदमी कहता है कि हाँ, मैं एक बेहद ही अनसक्सेसफुल राइटर हूँ। 10 से 15 साल में मैंने लगभग 5 से 6 किताबें लिखी, लेकिन पब्लिशर ने कहा कि इसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है और मेरी इतनी सालों की मेहनत को उन्होंने 10 मिनट में ठुकरा दिया। फिर वह नैना से पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। नैना कहती है कि यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था इसलिए वो तो स्विच ऑफ पड़ा है। तब वह आदमी फोन को ऑन करता है तो तुरंत ही पुलिस वाले उस पर कॉल करते हैं। कबीर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम चाहते क्या हो। ये सुनकर ही वो आदमी फोन काट देता है। तब नैना उससे कहती है कि तुम्हें अपनी डिमांड बतानी चाहिए थी, शायद पुलिस तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। लेकिन वह आदमी कहता है कि मैंने बहुत ही मेहनत से वो किताबें लिखी थी, मैं चाहता था कि हर कोई उसे पढ़े, उन किताबों की तारीफ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूँ जिसकी कहानी में तुम सभी लोग होगे और ये किताब पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी क्योंकि ये एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी होगी। आज से हर शाम अगले 5 दिन में 5 किरदारों की मौत होगी और हत्या होने के 1 घंटे पहले मैं उसका नाम बता दूंगा। अब तुम चाहो तो उसे बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। ये सुनकर नैना उसे समझाती है कि तुम पुलिस को सरेंडर कर दो, तुम्हें 5 साल की सजा होगी और फिर तुम वहाँ आराम से बैठकर किताब लिख पाओगे। लेकिन वो आदमी नहीं मानता। तभी यहाँ पर कबीर अपनी टीम के साथ अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। वहीं स्टूडियो का डायरेक्टर वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस की नाम की लिस्ट निकालता है तो उनमें कोई भी असगर नाम का आदमी नहीं था। यही बात वो नैना को बताता है। तब नैना उस आदमी से पूछती है कि यहाँ तो कोई भी असगर नाम का आदमी नहीं है, इसका मतलब क्या तुम ही असगर हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम असगर को मारने वाले हो। अब अगर तुम्हारा नाम असगर है तो फिर तुम पहले खुद को मारोगे, फिर वो बाकी 5 लोग कैसे मरेंगे। यही सारे सवाल नैना पूछने लगती है। तब असगर कहता है कि यही तो असली मिस्ट्री है, तुम इस घटना की मुख्य साक्षी हो, अब यहाँ जो कुछ भी होगा वो सब पुलिस तुमसे पूछेगी। मैं तो इस कहानी का विलन हूँ और हीरो की एंट्री जल्द ही होने वाली है, लेकिन वह भी कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसा कहते ही आदमी खुद को गोली मार लेता है। तभी इतने में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, लेकिन यहाँ तो असगर मर चुका था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कमिश्नर अपने ऑफिसर से बात कर रहा होता है। तब ऑफिसर बॉबी कहता है कि सर, ये आदमी असगर तो मर चुका है, तो क्या ये केस खत्म हो गया, पर पता नहीं आगे क्या होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। जिस
पर कमिश्नर कहता है कि ये केस डीसीपी नंबी को दे दो, उसे इन चीजों का काफी अनुभव है। फिर अगले सीन में हम नंबी को देखते हैं, वह कुछ लोगों को मार पीट रहा था क्योंकि ये लोग ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। जिसके बाद नंबी वहाँ से सीधा फैमिली कोर्ट की तरफ आता है। दरअसल उसकी पत्नी अनीता उसे तलाक देना चाहती थी। अब कोर्ट के अंदर अनीता जज से कहती है कि मैम, शादी में सारे एफर्ट्स मैं ही डालती हूँ, ये आदमी अपनी नौकरी के चलते जरा भी मुझे टाइम नहीं देता, इसलिए मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे तलाक चाहिए। फिर जज नंबी से कहती है कि रिश्ता चलाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्या सच में तुम दोनों तलाक चाहते हो? तो अनीता तो हाँ कहती है, लेकिन नंबी मना कर देता है। तभी अनीता का वकील कहता कि मैडम, मेरी क्लाइंट सीधे तरीके से अलग होना चाहती है, लेकिन नंबी सर कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये सुनकर जज कहती है कि मैं तुम दोनों को 3 दिन का समय देती हूँ, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा उसे मैं एक्सेप्ट कर दूंगी। अब ये दोनों वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, तभी नंबी को ऑफिस से कॉल आता है। उसका सीनियर उसे इस केस के बारे में बताता है और ये केस नंबी को मिल गया था। फिर यहाँ से सीन 6 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ नंबी एक केस के सिलसिले में क्राइम सीन पर जांच करने आया था। तो वहाँ पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट में अनीता काम करती थी और वह भी लाश की जांच कर रही थी। उसी दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई। फिर ये दोनों एक पार्टी में मिले, वहाँ पर उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। जिसके बाद ये दोनों बार बार मिलने लगे और इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर इन्होंने शादी कर ली। अब शादी के 1-2 साल तो इनका रिश्ता काफी अच्छा चला, लेकिन फिर बाद में नंबी अपने काम में व्यस्त हो गया और वो कई महीनों तक घर नहीं आता था, जिससे अनीता परेशान रहने लगी। फिर जब एक दिन अनीता ने उससे इस बारे में बात की तो इसी बात पर इन दोनों की लड़ाई हो गई। असल में नंबी ने अनीता को शादी से पहले अपने काम के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसे पूरा शहर संभालना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादातर समय काम पर ही रहता है। तब ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये बात डिवोर्स पर आ गई थी। हालांकि हम समझ पाते हैं कि नंबी और अनीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसी सिचुएशन में नंबी कुछ कर नहीं पा रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और नंबी उस आदमी असगर के घर पहुंच जाता है, जहां पर बाकी के ऑफिसर और मीडिया वाले भी आ गए थे। फिर ये लोग घर की जांच करते हैं और पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि असगर की पत्नी पहले ही गुजर चुकी है। उसका 18 साल का सूर्य नाम का एक लड़का है जो कि अपनी मौसी के घर पर रहता है। तभी यहाँ पर कांस्टेबल को एक डायरी मिलती है जो कि आधी जली हुई थी, लेकिन उसे जांच करने पर उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। जिसके बाद यहाँ जितना भी सामान होता है वो सब ये लोग अपने साथ ले जा लेते हैं। फिर जब नंबी नैना से इस बारे में पूछता है तो नैना कहती है कि उसने कहा था कि इस कहानी का हीरो आएगा और मुझे लगता है कि तुम ही इस कहानी के हीरो हो जो उसके क्राइम को रोकने की कोशिश करोगे। ये सब सुनकर नंबी वहाँ से कमिश्नर के पास आता है और उन्हें सब कुछ बताता है। कमिश्नर उसे कहता है कि तुम जल्दी से इस केस को सॉल्व करो, क्योंकि वह आदमी मरने के बाद 5 लोगों को मारने की बात कर रहा था। अब ये पता करो कि वो लोग कौन हैं और वो उन्हें किस तरह से मारेगा। बाकी तुम्हें जो पावर्स चाहिए उसे इस्तेमाल करो, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। इसके बाद रात के 7 बजे एकदम से कुछ जगहों पर असगर की वीडियो चलने लगती है और ये असगर तो मर चुका था, तो उसकी वीडियो कैसे चल रही है, यही बातें वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ असगर सब लोगों को कहता है कि मैंने जैसे क्राइम स्टोरी बताई है वैसा ही होगा और पहले इंसान का नाम है अशोक जो 1 घंटे में मर जाएगा। अब उसकी बात सुनते ही चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि ये अशोक कौन है। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि 1 घंटे के अंदर हम अशोक को कैसे ढूंढेंगे, और ऐसे तो हमें अशोक नाम से हजारों लोग मिलेंगे, पर मरने वाला कौन है हमें क्या मालूम। वहीं पर हमें एक मंत्री के घर का सीन दिखाया जाता है और इस मंत्री का नाम भी अशोक होता है। वो मंत्री पुलिस को डांट रहा था कि तुम लोगों को कैसे भी करके मुझे बचाना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो पूरे शहर में हल्ला मच जाएगा। असल में दोस्तों अशोक काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसके बाद नंबी बॉबी सर से कहता है कि सर ये असगर का प्री रिकॉर्डिंग वीडियो होगा और मुझे नहीं लगता कि वो मंत्री को निशाना बनाएगा, ये बस ऐसी बनाई गई वीडियो है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि लंगड़ा कर चल रहा था। वह फोन बूथ के अंदर जाकर कॉल करने लगता है और यहाँ उसने अपने बेटे और बहू को कॉल लगाया था, पर उसका बेटा तो फोन नहीं उठाता। फिर 2-4 बार फिर से रिंग होती है और उनकी बच्ची फोन उठाती है। असल में यहाँ दादाजी ने अपनी पोती से ही बात करने के लिए कॉल किया था। तभी अचानक से फोन बूथ पर ब्लास्ट होता है और उस आदमी का नाम अशोक था जो मर चुका था। फिर थोड़ी देर में ये खबर पुलिस को मिलती है और नंबी उस लोकेशन पर पहुंचकर जांच शुरू कर देता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक एक्सप्लोजन मेथड का इस्तेमाल किया गया ब्लास्ट है, मतलब ये पूरी तैयारी पहले से थी। फिर नंबी अपनी टीम से कहता है कि इस आदमी अशोक और असगर के बीच में क्या रिश्ता था ये पता करो, और ये आदमी यहाँ पर फोन करने के लिए क्यों आया था ये सब पता करके मुझे जल्दी से बताओ। अब जैसा कि असगर ने कहा था उसने पहले दिन अशोक नाम के आदमी को मार दिया, यानी कि ये असगर जो भी कुछ कर रहा था वो रुकने का नाम नहीं लेने वाला। फिर हम सुबह के समय में उस सूर्य नाम के लड़के को देखते हैं जो बस में बैठकर कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसे आकर पुलिस पकड़ ले जाती है। उसके बाद नंबी और उसकी टीम उस बूढ़े आदमी अशोक के घर पर जाकर तलाशी लेते हैं और यहाँ आसपास पूछने पर उन्हें पता चलता है कि अशोक ने 1995 में आर्मी ज्वाइन की थी और वह 4 साल पहले
पहले रिटायर हुआ था। लड़ाई में उसका एक पैर डैमेज हो गया था, इसलिए वह लंगड़ा कर चलता था। उसके बेटे और बहू ने उसे घर से निकाल दिया, इसलिए वह एक गार्ड की नौकरी करके अपना घर चलाता था और इस घर में अकेला रहता था। फिर यहाँ से नम्बी कमिश्नर के पास आता है तो कमिश्नर पूछते हैं कि उसकी वीडियो कहाँ से आ रही है। नम्बी बताता है कि उसने पहले से ही सर्वर को हैक करके वहाँ वीडियो अपलोड कर दी है और वह सिर्फ राइटर नहीं बल्कि हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और आज की टेक्नोलॉजी को हैक करके वो वीडियो प्ले कर रहा है। फिर कमिश्नर पूछते हैं कि क्या असगर के मरने के बाद उसकी कोई मदद कर रहा होगा। नम्बी कहता है कि हमने उसके बेटे सूर्या को पकड़ा और पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा पिछले कुछ सालों से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। फिर जब उसकी माँ की मौत हो गई तो वह अपनी मौसी के घर रहने चला गया। इसके अलावा वो अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानता। वहीं जिस बूढ़े आदमी अशोक की मौत हुई थी उसके बेटे और बहू से पूछताछ की जाती है तो वो लोग कहते हैं कि हम किसी असगर को नहीं जानते। तब नम्बी उन दोनों को पुलिस स्टेशन में ही दिन भर बैठने के लिए कहता है। असल में इस बेटे और बहू ने अपने पिता को घर से बाहर रखा था, इसलिए नम्बी उन्हें सजा दे रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि असगर ने मरने से पहले कहा था कि उसके मास्टरपीस आर्यन नाम की किताब बहुत ही फेमस होगी, लेकिन अभी तक वह किताब पब्लिश नहीं हुई है। तब नम्बी शहर के पब्लिशर के पास आता है और इन किताबों के बारे में पूछता है। पब्लिशर बताता है कि अब असगर तो मर गया है, लेकिन इन किताब की रॉयल्टी किसे मिलेगी ये पता नहीं। उसने एक दिन कहा था कि समय आने पर एक वकील के जरिए सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वहाँ से नम्बी एक साइकेट्रिस्ट के पास आता है ताकि असगर की साइकोलॉजी समझ पाए, लेकिन वह डॉक्टर कहते हैं कि असगर ने तो साइकोलॉजी के सारे नियम तोड़ दिए हैं। मरने के बाद उसने जिस तरह से क्राइम साइट किया है उसे देखकर समझ पाना बहुत मुश्किल है कि वो आगे क्या करेगा। खैर अब शाम के समय 7 बजते ही असगर की वीडियो दोबारा टीवी पर आती है जो बताता है कि आज के किरदार का नाम है रजिया। अब यहाँ पर कमिश्नर परेशान हो जाता है। वह नम्बी से कहता है कि अगर ये दूसरा मर्डर हो गया ना तो पूरे शहर में दहशत फैल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक कंपटीशन में कुछ लड़कियां तैयार हो रही होती हैं। तभी वहाँ एक लड़की तैयार होकर स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस देने लगती है। यहाँ नम्बी ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया था और ये लोग रजिया नाम की सारी लड़कियों का पता करवा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि डांस करते हुए उस लड़की के नाक से खून बहने लगता है और वह लड़की अचानक से स्टेज पर गिर जाती है और यहाँ उसकी मौत हो गई थी। फिर उसके अगले दिन पोस्टमार्टम से नम्बी को पता चलता है कि लड़की के शरीर में साइनाइड जहर मिला है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल रजिया ने जो मेकअप किट यूज की थी तो उसके सामान में वह जहर मिलाया गया था, जिसके बाद पुलिस रजिया के बारे में जानकारी निकालने लगती है। फिर छानबीन करते वक्त पुलिस को पता चलता है कि रजिया एक स्कूल टीचर थी और वह साथ ही बच्चों को मुफ्त में भरतनाट्यम सिखाती थी, लेकिन उसकी जात वालों ने एक मुसलमान लड़की भरतनाट्यम कैसे सिखा सकती है ऐसा कहकर उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ तक कि उसका मुंह काला करके उसे भला बुरा भी कहा था। जिसके बाद रजिया जैसे तैसे अपना काम कर रही थी, लेकिन अब देखो उसकी मौत हो गई। फिर यहाँ नम्बी अपनी टीम से कहता है कि जैसे ही हमें अगले मरने वाले का नाम पता चलेगा हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि हम उसे बचा पाएं। इसलिए वो अपनी टीम को इसी तैयारी में लगा देता है। तभी एक ऑफिसर नम्बी को कॉल करके कहता है कि सर हमने कनन के बारे में पता लगा लिया है, वह समुद्र के पास है। ये सुनते ही नम्बी तुरंत उस इलाके में जाता है। यहाँ कनन उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन नम्बी पहले तो कनन के लोगों को मारता है। फिर वह कनन को मारने पीटने के बाद सब पूछता है तो कनन कहता है कि जी हाँ सर, उस आदमी असगर ने मुझसे साइनाइड खरीदा था। साइनाइड किसी को भी ऐसे नहीं मिलता, पर जब उसने मुझे पैसों का लालच दिया तो मैंने उसे वो जहर दे दिया। यानी इसी जहर की बात से कनन अंडरग्राउंड हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 बज जाते हैं और किसी सिस्टम से सब लोगों के फोन पर एक वीडियो आती है और वो वीडियो थी असगर की, जिसमें वो बताता है कि उसका अगला टारगेट है युवराज। ये सुनकर नम्बी और उसकी टीम तुरंत ही अपने सिस्टम में युवराज को ढूंढने लगती है। फिर पुलिस को जितने भी युवराज नाम के लोग मिलते हैं वह उन्हें पकड़कर सेफ रखने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कुछ घंटे ऐसे निकल जाते हैं और अब इन लोगों को लगता है कि चलो इन्होंने असगर का ये मिशन फेल कर दिया। फिर रात को नम्बी की टीम उसे कहती है कि सर आप जाकर आराम कर लीजिए, आप कई दिनों से सोए नहीं हैं। हालांकि नम्बी अभी भी इसी टेंशन में था कि न जाने कब कौन मर जाए। फिर अगला दिन होता है और यहाँ समुद्र में हम 2 गोताखोरों को देखते हैं जो समुद्र में चले जाते हैं। तभी नम्बी को खबर आती है और वो उस लोकेशन पर जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि युवराज नाम के लड़के की मौत हो गई है और वह उसी गोताखोरों में से एक था, यानी कि वह लोग उसे नहीं बचा पाए, जो जानकर नम्बी को बहुत गुस्सा आता है। फिर लाश की जांच करने के बाद उसे ऑफिसर बताते हैं कि सर इस लड़के के सिलेंडर में किसी ने छेड़छाड़ की थी। उस सिलेंडर में 20 से 30% नाइट्रेट होता है और बाकी का ऑक्सीजन, लेकिन इस सिलेंडर में तो 100% ऑक्सीजन भरा है, जिसके कारण पानी में दम घुटने की वजह से उस लड़के की मौत हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई जाती है तो नम्बी सब लोगों को बताता है कि ये मौतें देखकर मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। जितने भी लोग मरे हैं उन सब का एक फिक्स रूटीन था, जैसे कि वह बूढ़ा आदमी अशोक हर 2 दिन में अपनी पोती को कॉल
करने एक फोन बूथ पर जाता था। वहीं रजिया डांस प्रोग्राम करती थी और अपना मेकअप भी खुद करती थी। वहीं युवराज अपनी डाइविंग किट यूज करता था। इसके बारे में असगर को पहले से पता था। इन 5 लोगों को ढूंढकर उसने उनके ऊपर अच्छी तरीके से जांच की होगी और फिर उसने किसी तरीके से उन्हें मारने का प्लान बनाया। आगे वो बताया था कि उसकी मास्टरपीस किताब का नाम है आर्यन और आर्यन शब्द में जितने भी अक्षर आते हैं इन सब के नाम उसी अक्षर से शुरू होते हैं, तो उसने उन्हीं लोगों को मारा है। अब अगला अक्षर है ए। यहाँ पर नंबी को अपनी पत्नी अनीता की याद आती है क्योंकि उसका नाम भी ए से ही शुरू होता है। वह घबराकर तुरंत अनीता के पास आता है। फिर नंबी यहाँ अपनी पत्नी से जो कुछ भी हुआ उन सब की माफी मांगता है और अनीता भी उसे माफ कर देती है। लेकिन अब वो डिवोर्स से पीछे नहीं हटने वाली थी। अनीता उसे कहती है कि मैं 2 दिन बाद यहाँ से विदेश जाने वाली हूँ और फिर मैं वहीं पर रहूंगी। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है और नंबी वहाँ से निकल जाता है। फिर हम मुकुंदन नाम के वकील को देखते हैं। अचानक ही उसे अपने ऑफिस में असगर की वसीयत की फाइल मिलती है, तो वह उसे तुरंत नंबी को बुलाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि असगर का पैसा, प्रॉपर्टी और किताब को बेचने से मिलने वाले पैसे को वह अलग अलग एनजीओ के नाम कर दे, जिसमें 7 एनजीओ के नाम की लिस्ट शामिल थी। यहाँ नंबी को शक हो जाता है कि कहीं अगला निशाना इन एनजीओ में से कोई तो नहीं, इसलिए वह तुरंत ही उन सभी एनजीओ के लोगों की लिस्ट निकालता है और उनमें से ए नाम के सभी लोगों को अलग करता है। फिर 5 बजते हैं और तभी यहाँ पर असगर का वीडियो सामने आता है, तो वह अगले किरदार का नाम बताता है आशा। अब ये लोग तुरंत ही अपने सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आशा नाम की 4 लेडीज का पता लगाते हैं, तो उनमें से एक आशा नाम की विधवा लेडी थी। वह हॉस्पिटल में 20 साल से नर्सिंग का काम कर रही थी। वहीं पर उसका पति भी वार्ड बॉय का काम करता था, लेकिन हाल ही में 4 साल पहले ही उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके पति को कोई गंभीर बीमारी थी। खैर, अब जैसे नंबी उस आशा का पता लगाता है तो तुरंत वह लोग वहीं जाने लगते हैं। वहीं यहाँ पर आशा के पति की आज बरसी थी, तो वह अपने घर से मोमबत्ती लेकर चर्च के पास जाने लगती है। यहाँ कुछ ही देर में नंबी उसके घर जाता है तो पता चलता है कि यहाँ तो ताला लगा है। फिर पड़ोसियों से पूछने पर मालूम पड़ता है कि आशा तो चर्च गई है, इसलिए वो लोग तुरंत चर्च जाते हैं। वहीं आशा मोमबत्ती जलाकर अपने पति को याद कर रही थी। फिर नंबी आशा को बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। इस तरह से वह आशा को गाड़ी में बैठाता है और खुद अपनी बाइक की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी नंबी देखता है कि उसके हाथ पर तो खून लगा है। तब वो दौड़कर तुरंत गाड़ी के पास जाता है, पर ये क्या, यहाँ तो आशा पहले से मर चुकी थी। फिर जांच के बाद पता चलता है कि उसने अपने पति की कब्र पर जो 2 मोमबत्तियां जलाई थी उसमें से जहरीली गैस निकली जो उसके शरीर में गई और उसकी मौत हो गई। अब इन सारी घटनाओं से नंबी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वह नैना के पास आकर कहता है कि वह असगर आखिरकार मासूम लोगों को मार क्यों रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब नैना कह दे कि नंबी सर, तुम हार नहीं सकते क्योंकि 5वां इंसान बचा है और तुम्हें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। तब नंबी फिर से जांच में लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सफाई कर्मचारी लेडी को गार्डन में एक मोबाइल मिलता है। तब वह तुरंत उसे पुलिस को दे देती है। उस मोबाइल की जांच करने पर उन्हें असगर का मैसेज मिलता है। वह कहता है कि जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी कहानी के आखिरी किरदार का नाम है एन फॉर क्या है मैं आपको बताऊं नंबी सर। ये सुनकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि कहीं आखिरी नाम नंबी सर का तो नहीं। तब नंबी कहता है कि नहीं, मेरा नाम नहीं हो सकता, तुम लोग घबराओ मत। लेकिन बाकी के ऑफिसर कहते हैं कि सर, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको सेफ तरीके से रहना होगा। तो नंबी भी उनकी बात मान लेता है और वह अपना सारा सामान जमा कर देता है। फिर वह अपनी टीम को आगे क्या करना है सब बताता है। इसी दौरान नंबी को याद आता है कि एन से तो नैना का नाम भी आता है, तो वह तुरंत ही अपनी टीम से कहता है कि जाकर नैना को सेफ रखो। फिर यहाँ ऑफिस में नंबी दोबारा से असगर की वो वीडियो देखने लगता है। तब बड़े ही गौर से देखने पर उसे टेबल पर एक नोटबुक दिखती है और वही नोटबुक उसे जली हुई हालत में उसके घर पर मिली थी, इसलिए वह तुरंत ही उस सामान में से उस नोटबुक को बाहर निकालता है, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। तभी उसे ख्याल आता है और वह अक्सर जलाकर कागज के पीछे रखता है। तब तुरंत ही असगर का सारा प्लान उसमें दिखने लगता है। उस नोटबुक पर उसने सब कुछ लिखा था कि वह उन लोगों को किस तरह से मारेगा। उसके बाद नंबी तुरंत ही गाड़ी लेकर असगर के घर जाता है और रास्ते में उसने अपनी टीम को भी वहाँ आने को कहा था। अब उस नोटबुक में लिखे हुए प्लान के हिसाब से घर के अंदर घुसने पर उसे एक जगह पर खुफिया कमरा मिलता है। उसके अंदर जाने पर हम देखते हैं कि असगर ने जमीन खोदकर अंडरग्राउंड एक जगह बनाई थी और वह वहीं से सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। फिर यहाँ पर अचानक ही नंबी जाल में फंस जाता है और उस कांच के बॉक्स में पानी भरने लगता है। तभी नंबी को याद आता है कि उसकी जेब में एक नोकीली चीज है, तो उसकी मदद से नंबी कांच को तोड़ता है और इतने में उसकी टीम भी आ जाती है। फिर नंबी उन लोगों को बताता है कि उसका अगला निशाना यही कहीं होगा, वह एन नाम से एक व्यक्ति है। तब वह लोग पूरी जगह की जांच करते हैं तो एक जगह पर पैर के नीचे उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है। उसे हटाने पर वहाँ गड्ढे के अंदर किसी इंसान को बेहोश हालत में रखा गया था, तो ये लोग तुरंत ही उसे अपने साथ ले जा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रेस मीटिंग बुलाई जाती है और यहाँ पर नंबी सब लोगों को बताता है कि आखिर में हम लोगों ने उस इंसान को बचा लिया। असगर के घर के अंदर उन्हें नलिनी नाम की एक ट्रांसजेंडर मिली और इन लोगों ने उसे
बचा लिया था। अब नम्बी सब लोगों को बताता है कि ये जितने भी लोग मरे हैं, असगर पहले से ही इन सभी लोगों को जानता था। उसने उन लोगों की मदद करके उनसे दोस्ती कर ली थी और वो लोग क्या करते हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं, उनका रूटीन क्या है, इन सब के बारे में उसे सब पहले से पता था। इसी कारण उसने पहले से प्लान बनाकर उन लोगों को मार डाला। असल में ये ऐसे लोग थे जिन पर समाज का ज्यादा ध्यान नहीं जाता। समाज उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करता है और हमारे आसपास के कई सारे लोग, सफाई कर्मचारी से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक, ये लोग समाज में मदद तो करते हैं लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते। वही वो जो युवराज नाम का लड़का मरा, वह समुद्र के आसपास कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ मिशन चलाता था, पर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था और न ही उसकी कभी किसी ने मदद की। मतलब कि जितने भी ये 4 लोग मरे थे, उन लोगों को समाज ने दुख ही दुख दिए और लोगों ने उन्हें अच्छा काम करने के लिए इतने ताने मारे कि उनका जीना ही दुश्वार हो गया था। उनका ऐसे जीने में कोई फायदा नहीं था और असगर तो पहले से ही साइको था, तो उसने इन लोगों को निशाना बनाकर अपने मिशन के लिए यूज किया और मीडिया के सामने जाकर बताया कि मैं क्राइम करने वाला हूँ। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया का ध्यान इन लोगों के ऊपर जाए, ताकि ऐसे लोग जो समस्याएं झेल रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चले। फिर मीडिया नम्बी से पूछती है कि क्या असगर ने जो किया वो सही किया, तो नम्बी कहता है कि उसका लोगों की मदद करने का इरादा तो सही था लेकिन उसने पूरी साइको वाली हरकत की है, जिसके बाद ये केस बंद कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक ही असगर की आर्यन नाम की किताब पब्लिश हो जाती है, तो उसकी एक कॉपी पढ़ने के बाद डीसीपी नम्बी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी किताब में एन का मतलब नम्बी ही लिखा था, यानी अगला टारगेट नम्बी था जो बच गया। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।